हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिर्फ IAS में। नए साल की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 2023-24 वाला एडिशन। चैप्टर 4 एटीट्यूड में आपको पढ़ा रही थी और ये उसका पार्ट 2 है। सब्सक्राइब वगैरह आप अपने डिसीजन के हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम यहाँ जो टॉपिक शुरुआत करेंगे वो शुरू करेंगे मॉरल एटीट्यूड से। हाँ, क्या है मॉरल एटीट्यूड, थोड़ा सा इस बारे में जानने का प्रयास करिए। देखिए, हम सभी जो मानव जाति है, सारे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर कुछ मॉरल एटीट्यूड होता है, ठीक है ना। ये सभी के अंदर होता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो आप कहेंगे मॉरल एटीट्यूड के अंदर क्या क्या आता है मैम? जो आप मॉरल जजमेंट लेते हो। मॉरल जजमेंट क्या है? हम चैप्टर नंबर 1 से आपको बता रहे हैं कि भैया ये सही है और ये गलत है। सही गलत में जो आप एक डिसीजन लेते हो वो हर तरह से लेते हो। एक कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो जिससे आप पे इल्ज़ाम लगे, आप कोई ख़राब काम करो, या आप ऐसा डिसीजन लेते हो कि हाँ भाई इससे मुझे जो है इज़्ज़त मिलेगी, प्रेज़ होगा, मेरी तारीफ़ें होंगी। ये सब चीज़ें मॉरल एटीट्यूड के अंदर आती हैं। अब देखिए, मॉरल एटीट्यूड आप तब भी देखोगे वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है जब स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड को डिस्क्राइब करा जाता है इस हिसाब से कि भाई ये सही है, दिस इज़ गुड, या दिस इज़ बैड। अच्छा या बुरे के टर्म में भी देखा जाता है, या इसको ऐसा करिए कि बेटर या वर्स, हाँ, इस टर्म में भी देखा जाता है। क्योंकि ये हमें बताता है ना कि भाई एक वर्ल्ड व्यू क्या है, पूरे मतलब दुनिया वालों का नज़रिया क्या है किसी चीज़ को लेके। क्या ये चीज़ सही कहलाएगी या चीज़ गलत कहलाएगी, ये बढ़िया कहलाएगी या ख़राब कहलाएगी। इस तरह से भी हम मॉरल एटीट्यूड को देखते हैं। अब बड़ा डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब लोग क्या कहते हैं आपकी बात को, क्या ये चीज़ सभी लोग सही कहते हैं या सभी लोग गलत कहते हैं। उस बेसिस पे आप देखोगे तो एक बड़े लेवल पे मॉरल एटीट्यूड की पिक्चर देख पाओगे। तो अब आप कहोगे कि मैम मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आभास हो रहा है कि सही गलत में हम मोस्टली इन चीज़ों को ज़्यादा कंपेयर करते हैं। कल्चर हो गया जैसे, या एक ग्रुप हो गया। तो अब ग्रुप्स या कल्चर की बात करें तो ये सारा कुछ देखने को मिलता है कहाँ पे? कल्चरल लेवल पे, है कि नहीं। बट साथ में ये तो हो गया बड़े लेवल की बात। जब हम कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल्स को, एक सेम ग्रुप के अंदर आम नागरिकों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये तो बड़े लेवल पे ग्रुप में देख रहे हैं तो कल्चरल लेवल बोलेंगे। जब उसी ग्रुप के सेम ग्रुप के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल लेवल बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब हम कंपेयर करते हैं एटीट्यूड को सेम इंसान के, सेम पर्सन जो एक्सप्रेस करता है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। अब समझ लीजिए कि आप हैं, एक चीज़ आप समझे, ग्रुप या कल्चर लेवल पे देख रहे हैं तो कल्चर लेवल बोल रहे हैं। उसी सेम कल्चर या ग्रुप के अंदर कुछ इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल बोल रहे हैं। और तीसरा, जब आप जैसे खुद हैं, अब आप एक जैसा हर जगह तो बिहेव नहीं करते हैं, है ना। आप अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग बिहेवियर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिचुएशनल लेवल। क्या बोलते हैं? सिचुएशनल लेवल, ठीक है ना। और ये सिचुएशन के हिसाब से आप अलग अलग करते हो। तो मॉरल वैल्यूज़ ये सबसे हाईएस्ट होती हैं अमंग ऑल नेचुरल वैल्यूज़। जितनी भी नेचुरल वैल्यूज़ हैं उनमें मॉरल वैल्यूज़ सबसे ऊपर हैं, क्योंकि यही तो हमें ज़िंदगी का सही जीने का तरीका बताती हैं, ठीक है। अब और आगे समझेंगे तो और चीज़ों को आप जानेंगे। देखो, गुडनेस मतलब अच्छाई, प्योरिटी, पवित्रता, ट्रुथफुलनेस, ठीक है, सच्चाई, ह्यूमैनिटी ऑफ मैन रैंक हायर देन जीनियस। उसके अलावा ब्रिलियंसी, एक्सुबेरेंट विटैलिटी, मतलब ये सब देखो अगर आप तो वो यहाँ पे दैन द ब्यूटी ऑफ नेचर और ऑफ आर्ट, दैन द स्टेबिलिटी एंड पावर ऑफ स्टेट। तो आप देख रहे हो ना कि मॉरल वैल्यूज हमेशा ज़्यादा हैं नेचुरल वैल्यूज से। जब आप अच्छे हो, चीज़ें अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो आपने ये चीज़ समझी कि वॉट शाइन्स फोर्थ इन एन एक्ट ऑफ रियल फॉरगिवनेस, इन अ नोबल एंड जनरस रिनाउंसिएशन, इन अ बर्निंग एंड सेल्फलेस लव, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नोबल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोर इटर्नल दैन ऑल द कल्चरल वैल्यूज़। कहते हैं ना कि भैया क्या है, कुछ ऐसा कर रहे हो जो माफ़ करने वाला जो है बहुत बड़ा होता है। हाँ, आप
मतलब बहुत ही डीप बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो मॉरल वैल्यूज़ को आप रिकॉग्नाइज करोगे, और रिकॉग्नाइज की भी गई है बाय द ग्रेट माइंड्स, बहुत अच्छे अच्छे जो यहाँ पे आए, ग्रीक फिलोसफर्स आए, सोक्रेट्स, प्लेटो, वो बार बार ये बात कहते रहे कि इज़ टू बेटर टू सफ़र इनजस्टिस दैन टू कमिट है। समझे, आप कोई भी अन्याय करो मत, भले झेल लो। ये बात इन्होंने कही, किसी के साथ कोई चीज़ बुरा करने, यू टू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस यू शुड नेवर डू रॉन्ग टू एनीबडी। तो ये जो चीज़ है मॉरल स्फेयर की, है ना, वो इंडियन कल्चर एथॉस में देखने को भी मिलती है। और कुछ फंडामेंटल अगर हम बताएं मॉरल एटीट्यूड के, तो उसमें आप देखोगे कि रेवरेंस इज़ अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर समवन और समथिंग। इसे रेवरेंस जो है वो फीलिंग होती है रिस्पेक्ट की, इज्जत भावना की, एडमायर करने की किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को। फेयरनेस क्या है? फेयरनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो आप फेथफुल हो किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति। अवेयरनेस क्या है? जागरूकता, जागरूकता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विरासिटी क्या है? विरासिटी एक ऐसी क्वालिटी है कि ऑफ बीइंग ट्रू, आप सच्चे रहोगे, आप ऑनेस्ट रहोगे, आप सही एक्यूरेट रहोगे। गुडनेस क्या है? गुडनेस एक पर्सनल क्वालिटी है कि आप मॉरली गुड हो। हर इंसान खुद को बहुत अच्छा कहता है, लेकिन अच्छा है वो कैसे, ये मैंने आपको बताई कि सारी चीज़ें आपकी अच्छाई पे डिपेंड करती है। तो फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज़ मैंने आपको बताई कौन कौन सी हैं। अब बात आती है पॉलिटिकल एटीट्यूड की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मॉरल एटीट्यूड समझ गए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस मेरा इसी में ही है कि आप लोग सेटिस्फाई रहें। लेक्चर्स सब फ्री में आएंगे, बट लाइक बहुत ज़रूरी है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल पे बहुत टाइम तक काम नहीं किया है, तो चैनल काफ़ी पीछे हो गया है मेरा, अब आपके सपोर्ट से ही आगे होगा। अब आते हैं बात पॉलिटिकल एटीट्यूड की। देखिए, एक एटीट्यूड जो होता है ना, वो ऐसी चीज़ है कि आप या कोई भी जो है पर्टिकुलर स्टिमुलस में, पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, एक पर्टिकुलर मैनर में बंदा रिस्पॉन्स करता है। तो ये होता है एटीट्यूड। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा? ये वो होगा जो डायरेक्टेड है टुवर्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट में जैसे क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट में जैसे आता है कि भैया पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हो गए, या पॉलिटिकल कोई इशू है, इसको लेके भी, पॉलिटिकल पार्टी को लेके भी क्या आपका व्यवहार है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी लेके है, ठीक है। ये सारे व्यवहार आपको दिखेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड के अंदर। अब बात आती है पॉलिटिकल एटीट्यूड और पर्सनल ट्रेट्स। हम ये थोड़ा सा समझते हैं इन चीज़ों को। तो कुछ स्कॉलर्स ने यहाँ पे इस बात को एक्नॉलेज करा कि कुछ ऐसे पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं जो इन्फ्लुएंस कर देती हैं किसी व्यक्ति की पॉलिटिकल लर्निंग्स को, और इस रिगार्ड में यहाँ पे 5 ट्रेट्स को उन्होंने यूजुअली मेंशन करा। एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। पहला है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है भैया? ये वहाँ लागू होता है जहाँ पे एक एनर्जेटिक अप्रोच किसी सोशल या फिर मटेरियल वर्ल्ड को लेके हो। मतलब इसमें कुछ क्वालिटी हैं, जैसे कि इसमें क्या ट्रेड्स आते हैं, सोशेबिलिटी के, इसके अलावा एक्टिविटी के, पॉजिटिव इमोशनैलिटी के। तो इन सब चीज़ों में आप सोशली जो है चीज़ें में इन्वॉल्व हो, सोशल या मटेरियल वर्ल्ड में आपकी एनर्जेटिक अप्रोच है, तो हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। ये पॉलिटिकल एटीट्यूड और पर्सनल ट्रेट के अंदर कि कुछ 5 ट्रेट्स आपको मैं बता रही हूँ। दूसरे नंबर में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कहलाता है अग्रीबलनेसनेस, ठीक है। ये क्या है? देखो, अग्रीबलनेसनेस जो होती है ये कॉन्ट्रास्ट करती है एक प्रो सोशल या कम्युनल ओरिएंटेशन को, ठीक है ना। आप उसके साथ हो, टुवर्ड्स अदर, आप एक के साथ मिलके चल रहे हो विद एंटागोनिज्म एंड इंक्लूड स्टेट, जैसे कि आपको बताऊं टेंडर माइंडनेस, ट्रस्ट, मॉडेस्टी। तो आप किसी के साथ मिलके चल रहे हो, किसी सोशल ग्रुप के साथ मिलके चल रहे हो, या आप क्या कह सकते हैं कम्युनल ओरिएंटेशन आपकी बढ़िया है ना, और आप इस तरीके से जो है उसमें मिलके चल रहे हो जिसमें जो है वो आपके साथ ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप टेंडर माइंड हो, ट्रस्ट, मॉडेस्टी, ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो इसके अंदर आती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ मैंने जो आपको बता दी। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिपक्षी। अब प्रतिपक्षी का मतलब क्या होता है भैया? सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। एक ऐसा इंसान जो स्ट्रांगली अगेंस्ट हो किसी चीज़ के, ठीक है ना, तो ये चीज़ आती है। और
कुछ जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ ट्रेड्स आते हैं। ट्रेड्स में मैंने बताया कि टेंडर माइंडनेस, ट्रुथ वगैरह तो आपको पता है। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसके अंदर। क्या चीज़ आती है भैया इसके अंदर? एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है भैया? एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पियर ऑफ अदर पीपल मोर देन योर ओन। जब आप खुद से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं अग्रीबिलनेस में, आपको बताया। फिर जो तीसरा आता है वो आता है कंसाइंशनेसनेस, ठीक है। अब ये अंतरात्मा से रिलेटेड कोई बात मैंने कह रही हूँ, ये वाला पॉइंट है तीसरा जो बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है सोशली प्रिस्क्राइब्ड इम्पल्स कंट्रोल को, जो ऐसे टास्क को बढ़ावा दे या गोल को बढ़ावा दे जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो। किसी पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर गोल को लेके जो आपका बिहेवियर है, जैसे कि कोई कर्म करने से पहले आप सोच रहे हो, जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, ठीक है ना। तो आप अंतरात्मा से अपनी बातें करते हो ना, ये चीज़। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, फॉलोइंग नॉर्म्स एंड रूल्स। अब आप क्या है, कोई नॉर्म्स हैं, कोई रूल्स दिए हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हो। प्लानिंग से आप काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आपको टास्क पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, समझे ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आती हैं इसके अंदर। फिर बात आई इमोशनल स्टेबिलिटी की। ये अब आपका चौथा ट्रेट क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपके मन में बहुत ऐसे विचार आते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, है ना। जैसे आप बहुत परेशान हो, यू आर फीलिंग वेरी एंशियस, नर्वस हो, सैड हो, टेंस हो। उस टाइम पे आप अपने दिमाग को कितना शांत रखते हो कि सिचुएशन में हम कैसे अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद या थोड़े वक्त बाद बाहर आ जाएंगे। तो उसे हम कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। और लास्ट स्टेट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो क्लोज माइंड होते हैं, है ना, और एक होते हैं ओपन टू एक्सपीरियंस। मतलब कि सीधी एक मनुष्य का जो दिमाग है और वो उसका जीवन जीने का जो तरीका है, वो अपनी लाइफ के साथ कितने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको हम देखते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे। वो हर चीज़ जानना, समझना, कॉम्प्लेक्सिटी, किसी इंडिविजुअल की ओरिजिनलिटी, डेप्थ, ब्रेथ, सब वो कैसे सब डिस्क्राइब करता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस को। तो हर एक इंपॉर्टेंट जो ये पांचों ट्रेट आप देख रहे हो, इनके अलग अलग चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में, जिसमें हम लोग फ्री मार्केट में वर्सेस इंटरवेंशनलिस्ट में अलग अलग आइडियोलॉजी में अलग अलग इफेक्ट इसका पड़ता है, एज वेल एज सोशल आइडियोलॉजी जैसे प्रो चॉइस, प्रो इक्वालिटी, प्रो लाइफ, प्रो ट्रेडिशन। तो ये इनमें से जो 5 ही जो ट्रेट आप देख रहे हो, इनमें से जो 4 हैं वो माना जाता है कि हमारी आइडियोलॉजी को, हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन एक लौता एक्सेप्शन जो आप एक्स्ट्रावर्जन का मैंने आपको बताया, ये माना जाता है कि हमारे ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, ना कि हमारी आइडियोलॉजी को। क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया था कि जब आपकी एनर्जेटिक अप्रोच होती है मटीरियल या सोशल वर्ल्ड को लेकर, तो आपका ये पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वो उस पर अफेक्ट करेगा। और बाकी सारी चीज़ें तो चलिए हमारी आइडियोलॉजी को इस पे जो है वो करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। हर चीज़ यहाँ बताई गई है। देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स को लेके आपकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है। तो ये ऐसा सर्टेन एथिकल सेट ऑफ आइडियल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स, मिथ, सिंबल, जो आप इसको नाम दे दो। ये वो चीज़ें हैं सोशल मूवमेंट की या किसी इंस्टीट्यूशन की, क्लास की या किसी बड़े लार्ज ग्रुप की, जो हमें ये समझाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से एक सोसाइटी को कार्य करना चाहिए। और साथ में कुछ पॉलिटिकल और कल्चरल ब्लूप्रिंट भी हमें प्रोवाइड करती हैं कि अगर इस तरीके का ही एक सोशल ऑर्डर होगा तभी हमारा समाज बढ़िया से गवर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज़्यादातर जो है वो कंसर्न करती है खुद को कि किस तरीके से हमें पावर प्रोवाइड करनी है एंड इट टू व्हाट एंड इट शुड बी यूज, किस तरीके से पावर देनी है और किस तरीके से वो पावर यूज होगी, इस चीज़ को दर्शाती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी होती है कलेक्शन ऑफ आइडियाज़। टिपिकली हर एक आइडियोलॉजी के अंदर
कुछ आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, या मतलब कि भाई क्या ऐसे सोचेंगे ना कि ये आइडिया है तो भाई इस बेसिस पे ये गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। जैसे मानो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत सही होती है जिसमें टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होता है, समझ रहे हो ना, तो ये बेस्ट है। थियोक्रेसी एक्सेट्रा, तो ये बेस्ट रहेंगे। बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, इस बात को सोच के हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी समझ में आई होगी। समझ आ रहा है। अब समझते हैं यहाँ पे हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को हम यहाँ पे जानेंगे। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी सी कि कहाँ ये चीज़ें चली गई हैं। चलो खैर, अभी तो इसके अंदर कुछ चीज़ें अलग दी गई हैं। बिहेवियर पे क्या पड़ता है क्या नहीं, यहीं पे पहले आप समझ लो कि क्या है क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। क्या है ये ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड? देखिए, इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा कैसे ऊपर से नीचे तक, जैसे हम हायरार्की बोलते हैं ना, उसमें कैसे डिसिप्लिन से नीचे चीज़ें आ रही हैं, है ना। ऑर्डर चल रहे हैं तो कैसे ओबीडियंस से बहुत ही इज्जत से फॉलो हो रहे हैं, मतलब टॉप डाउन, ठीक है, ओके। टॉप डाउन अप्रोच आप यहाँ पे देखोगे, क्या देखोगे, टॉप डाउन अप्रोच देखोगे, टॉप डाउन इंस्ट्रक्शन देखोगे, एंड रूल बाउंड अप्रोच देखोगे। क्या देखोगे, रूल बाउंड अप्रोच देखोगे कि इन्होंने ये रूल बनाया तो उसी पे ही फॉलो करेगा नीचे वाला, उसी हिसाब से नीचे तक ऑर्डर आ रहे हैं। समझ गए ब्यूरोक्रेसी? अगर आप सोचोगे, इमेजिन करोगे तो आपको ये चीज़ खुद ही समझ में आएगी, ठीक। तो जो एटीट्यूड है पब्लिक सर्वेंट का, क्या एटीट्यूड, कि वो स्ट्रिक्टली और रिजिडली, मजबूती से एकदम जुड़ के, एकदम रिजिडिटी से फॉलो करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, अकॉर्डिंग टू किस हिसाब से, जो भी रूल्स लिखे हैं उस हिसाब से, जो भी गाइडलाइंस लिखी हैं उसके हिसाब से। तो अगर वो प्रॉपर ऐसे फॉलो करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, बहुत तमीज़ से काम करने को, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। और कुछ बेसिक एट्रीब्यूट जो इस एटीट्यूड के हैं उनमें क्या आप देखोगे, आप देखोगे ऑब्जेक्टिविटी। ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, न्यूट्रलिटी क्या है, सीक्रेसी क्या है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। एलीट अप्रोच क्या है, तो प्लीज़ आप ये सीरीज़ देखते हुए आएगा, नहीं तो लेक्चर एक्सप्लोर वर्ल्ड को बार बार एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे एटीट्यूड कब होते हैं, जब आप कुछ एक पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसे हम लोग कोविड के टाइम पे बहुत सुनते होंगे ना, SOPs, इस हिसाब से आपको चलना है, तो आप स्ट्रिक्ट इस पे फॉलो करते हो, साथ में डिसीजन फटाफट लेते हो। क्यों? क्योंकि भैया बहुत डिस्कशन में, बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन में चीज़ें बहुत डिले होती हैं। हालांकि ऐसा एटीट्यूड के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी होती है रेड टेपिज्म की, क्योंकि यहाँ पे कोई अर्जेंसी तो है नहीं टारगेट को पाने की, अपने हिसाब से चीज़ें करते रहते हैं सारा कुछ, या फिर ऐसा कह लो रुक जाता है, क्योंकि ये चेंजेस सिस्टम में जो है एज दे अपोज टू चेंजेस इन द सिस्टम, तो ये रुकती हैं चीज़ें। फिर रिजिडिटी होती है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में नॉट बी इफेक्टिव, है ना, तो लोगों के प्रति अपैथी थोड़ी कम होती है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम तो होती हैं, वो हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सिस्टम को सुधारा जाए तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। अच्छा, तो ये हमने ब्यूरोक्रेसी एटीट्यूड समझा। अब हम यहाँ समझते हैं डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आप ये समझो, ठीक है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। अब इसमें क्या है, देखो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है वो मोस्टली काम किस पे करता है, पार्टिसिपेटरी, ह्यूमनिस्टिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच पे, कि समाज आपके सब साथ दे के चले, एक मानवता वाला काम हो, और एक ऐसी अप्रोच हो जो मतलब फ्लेक्सिबल हो, कोई रिजिडिटी नहीं देखने को मिलनी चाहिए, लोगों के हिसाब से भी चीज़ हो जाएंगी तो क्या खराब है। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे बॉटम अप अप्रोच, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है यहाँ चीज़ों में कि बस खाली रिजिडिटी रहेगी। तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट का एटीट्यूड है वो ये एटीट्यूड देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में, कि भैया लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, समझे, लोग भी पार्टिसिपेट करें, मतलब जो मेंबर्स हैं टीम के, वो उनको अथॉरिटी दी जाए, है ना, डेलीगेट अथॉरिटी टू अदर मेंबर्स, उन मेंबर्स को भी अथॉरिटी दी जाए, और इसी को हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड बोलते हैं। इसके अंदर ये होता है कंपैशन, हम दूसरे को समझ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, कोई जिम्मेदार तो है,
टॉलरेंस देखेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर लाते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड में क्या होता है कि लोगों का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होता है गवर्नेंस के अंदर। ओपिनियन, आपकी जो सोच है उसकी आपको आज़ादी है, ठीक है। एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है सब में पावर का, अथॉरिटी पे चेक है, इफेक्टिवनेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में बढ़ती है, इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से होता है क्योंकि लोग साथ दे रहे हैं। समझ आई? हालांकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है सब में सब दिक्कतें नहीं होती हैं, बहुत देर लगती है, टाइम कंज्यूमर ये है। क्यों? क्योंकि बहुत कंसल्टेशन करनी पड़ती है, सबसे बातचीत करनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत धीमा हो जाता है, ठीक है। अब एक तालमेल बैठना कुछ इश्यूज़ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें तो खैर आती ही आती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम कुछ बात यहाँ पे करना चाहते हैं जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में, है ना। अब यहीं पे मैं समझा दूँ, मैं पता नहीं यहाँ पे इसमें चीज़ें क्यों नहीं दी गई हैं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिया है, यहाँ तो सीधा फंक्शन से दे दिया है। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप यहीं पे कोशिश करिए कि समझ लीजिए मुझसे, मैं समझा बहुत अच्छे से दूँगी, बस यहाँ टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। चलो, यहाँ बात करते हैं एक मेन हेड टॉपिक की जो कहता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये क्या है कॉग्निटिव डिसोनेंस? पहले इस टॉपिक को समझिएगा। देखिए, ये मेंटल स्ट्रेस है, या जब आप कुछ डिस्कम्फर्ट फील करते हो, एक्सपीरियंस एक इंडिविजुअल का डिस्कम्फर्ट फील करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके दिमाग में बड़ी जो है दो चीज़ों में मतभेद चल रहा है ना। दिक्कत है कि आप किसी चीज़ को मानते हैं, बिलीव, आइडिया, वैल्यू, सेम टाइम पे वो दो बिलीव, दो आइडिया, दो वैल्यू आपस में आपके दिमाग में लड़ रही हैं। आपको कोई काम करना है, ठीक है, लेकिन वो आपस में झगड़ा आपके दिमाग में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन बाहर से ऐसी मिल गई है जो आपके दिमाग में जो चीज़ थी उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी बैठ रही है, उसके साथ सही नहीं बैठ रही, कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आपके कभी कभी नहीं होता है, आप जो सोच रहे हैं सामने वाले ने कुछ बता दिया, अब आपके दिमाग में चला रहे यार मुझे डिसीजन लेना, ये ऐसे कह रहा है, मैं ये सोचता हूँ, करें तो करें क्या, ठीक है ना। तो अब मान लो एक इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करता है इनकंसिस्टेंसी को ही हम कहते हैं डिसोनेंस, ठीक है। वो इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो बनता है साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल चीज़ें हो जाती हैं। और ये क्यों होती हैं? क्योंकि भैया क्योंकि आप क्या करते हो, आप डिसोनेंस कम करना चाहते हो, ठीक है ना। आप क्या चाहते हो कि भैया एज वेल एज एक्टिवली अवॉइड करना चाहते हो सिचुएशन को, ठीक है, एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन को जिससे वो आपकी डिसोनेंस बढ़ रही हो, तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो, तो इसलिए आप साइकोलॉजिकली उस टाइम पर अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। तो ये चीज़ हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक। अब एक टर्म को आप यहाँ समझिएगा जिसे हम लोग कहते हैं साथियों सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी क्या है? देखिए, पूरे इतिहास से हम ये देखते हैं कि जो मानव सभ्यता है, ह्यूमन काइंड है, वो मोटिवेटेड बड़ी रही है वॉर को लेके। युद्ध करो, युद्ध बड़ी चीज़ होती है, टेररिज्म, है ना, अरे इनको यहाँ से बचाएंगे, उनके लिए लड़ रहे हैं हम। एथनिक क्लेंजिंग, जीनोसाइड, देखा नहीं है पास्ट में हिटलर के टाइम पे क्या हुआ, रेसिस हिस्टीरिया, रिलीजियस इंटॉलरेंस, बहुत देखते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, सामने वाला बहुत गलत है, इनको सबको मार दो या अपने में मिला दो, ये सब देखते हैं ना। एक्सट्रीमिज्म भारी मात्रा में, मास सुसाइड, बहुत सारे फॉर्म जो बेमतलब के हैं, साइकोलॉजिकल बिहेवियर लोगों का जो है वो पास्ट में हमने देखा, बड़ा मोटिवेटेड रहा है, न जाने कितने हज़ार एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात ये उठती है कि ऐसा बिहेवियर क्यों ही हुआ है, क्या आखिरकार इसके पीछे भैया कौन सा मोटिवेशन लोगों के अंदर आ गया, लोगों का सोशल पॉलिटिकल बिहेवियर ऐसा बना। तो हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को समझने के लिए हमें सोशल साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइकोलॉजी आप डिफाइन करोगे कि एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जो लोगों के स्टडी करता है कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, वो उनका मेंटल प्रोसेस क्या है, उनकी सोच क्या है, किस तरीके से उनकी सोच किसी रियल या इमेजिन प्रेजेंस के दूसरे की प्रेजेंस से अफेक्ट होती है। तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेनली ध्यान देता है कोर ऑब्जर्वेशन पे कि ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा फंक्शन है दोनों ही पर्सन पे और सिचुएशन पे, कि भैया सामने वाले व्यक्ति, कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति से उसको कुछ हो गया तो आप बिल्कुल पगलाने लगते हो, तो किसी व्यक्ति और किसी सिचुएशन पे आपका किस तरीके से आपकी साइकी काम करने लग जाती है,
इसको पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट, और इसी को हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से, हर एक इंडिविजुअल के जो होता है वो कुछ ना कुछ अपना जो है कंट्रीब्यूशन देता है, या कुछ अलग तरीके का पर्सनल एटीट्यूड का बिहेवियर किसी सिचुएशन में जो है वो एक्सप्रेस करता है। वो आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, इस दुनिया में सबके साथ होता है, ठीक है। और हालांकि हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन एक मतलब एक ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आती है ना, कि एक इंडिविजुअल उसको समझता है, जानता है ना, कंपेल करती है हर सिचुएशन एक व्यक्ति को कि वो एक अलग तरीके से अलग सिचुएशन में डील करे। बहुत, चाहे वो छोटी सी बात हो, आप गाड़ी घर के लेके निकलोगे तो भी आपको जो है एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना। हो सकता है कोई कहे इधर से जाओ उधर से जाओ, हो सकता है किसी से लड़ाई, मतलब हर एक सिचुएशन ऐसी आपके सामने होती है जो एक आप अलग तरीके का बिहेवियर सामने करते हो, है कि नहीं। तो ये सोशल साइकोलॉजी मैंने आपको बताई क्या होती है। अब एक सवाल यहाँ आता है कि सोशल साइकोलॉजी तो मैम हम समझ गए कि क्या है, ये सोशल इन्फ्लुएंस क्या है। एक और वर्ड आता है अपने सामने जो है सोशल इन्फ्लुएंस का। तो ये क्या है मैम? देखो, सोशल इन्फ्लुएंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल साइकोलॉजी में, है ना, क्योंकि ये किस पे ध्यान दे रहा है? ये ध्यान दे रहा है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के थॉट्स पे, उसके द्वारा करे गए एक्शंस मतलब कर्मों पे, उसकी फीलिंग्स पे ध्यान दे रहा है। क्या? सोशल इन्फ्लुएंस। और ये सब उसके जो थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये किससे इन्फ्लुएंस है? ये इन्फ्लुएंस है बाय सोशल ग्रुप, ठीक है। एक किसी सोशल ग्रुप की जो है पे ये एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप पे जिसका वो पार्ट हो या जो भी हो, उसके चीज़ों से, इसके बिहेवियर पे, इसकी चीज़ों पे, इसकी फीलिंग्स पे, इसके एक्शन पे असर पड़ रहा है, ठीक है। तो जो सोशल इन्फ्लुएंस को लेकर रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं इस बात पे कि जिसमें बिहेवियर किसी आउटसाइड फैक्टर, यहाँ पे हम सोशल ग्रुप को लेते हैं, ठीक है, तो किसी आउटसाइड फैक्टर से जब उस किसी का बिहेवियर जो है वो अफेक्ट करे, है ना, और ये जो इन्फ्लुएंस बिहेवियर है, ये बिहेवियर हो सकता है किसी ग्रुप से हो, या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की किसी मर्जी से इनका बिहेवियर बदल रहा है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन करा जिसमें इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है सोशल इन्फ्लुएंस पे। तो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति पर्सनली एक इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में ये इम्प्लाई, आइडेंटिफाई करता है, इंटरनलाइज करता है एज डिफाइंड बाय हर्बर्ट कैलमैन ने। ये एक वेल नोन स्कॉलर थे इस सब्जेक्ट के। उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल इन एन इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन could comply, identify and internalize। अब कंप्लायंस जो है ये हो सकता है, कंप्लायंस की जब हम बात करते हैं तो ये अग्रीमेंट की बात करते हैं ना, हमारा तालमेल आपके साथ बैठ गया, ठीक, तो ये एग्रीमेंट की तरह लग सकता है दूसरे व्यक्तियों के साथ में जब आप साथ में बैठते हो तो। बट आप हो सकता है सबके साथ में बैठे हो तो आप हाँ सब कर, लेकिन उसके नीचे हो सकता है कि आप पर्सनली उस समय तो आप चलो बैठ के सबने आपने हामी भर दी, बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, आप ग्रुप में बैठ के कर देते होगे, लेकिन जब आप आते हो अपनी सोच से सोचते हो तो हो सकता है कि आप फुल्ली उनकी बातों से कन्विंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो दो लोग बातें कर रहे हैं तो एक इंसान हो सकता है कि कोई रेसिस्ट बात कह दे, है ना, कुछ कहे जो तुम्हें लगे कि भाई काले गोरे को लेके है और हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भाई आपको बुरा लगा लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, ठीक है ना। तो इस समय आपको क्या है कि आपको बना के चलनी है, इसलिए आपने कुछ नहीं कहा, ताकि भैया चलो ठीक है एग्रीमेंट मेंटेन रहे, हमने कुछ बोला नहीं बस, लेकिन हमें बात समझ में नहीं आई। हाँ, तो आप पर्सनली उस चीज़ को नहीं प्रमोट कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ बोला इसलिए नहीं क्योंकि आप सोशली नहीं चाहते थे कि आप सोशली कंप्लायंस आपका यहाँ पे हल्ट हो। अच्छा, दूसरे लोगों ये समझ सकते हैं, है ना, कि भैया देखो हाँ ठीक है, हो सकता है इसने कुछ ना कहा हो तो ये बात मानता हो, है ना। तो अब एक बात और समझिए, अ पर्सन हुज वार्डरोब चॉइस इज सोली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फैशन एडवाइस ऑफ अ सुपर मॉडल वुड बी एक्सप्रेसिंग आइडेंटिफिकेशन। अब देखो बात क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन whom they either idolize from a distance or no। कभी कभी देखो, अब मान लो शाहरुख खान i10 का ऐड करने आए थे, तो लोगों ने क्या करा, i10 गाड़ी बहुत खरीदी, क्यों? क्योंकि शाहरुख खान उसका ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके के भी लोग देखने को मिलते हैं जो किसी दूर से व्यक्ति या किसी अपने करीबी व्यक्ति को अपना आइडल मान के उसकी सोच से ही अपने जीवन को भी जो है निर्धारित करें। ऑल्टरनेटिवली लोग इंटरनलाइज कर सकते हैं बिलीफ सिस्टम को दूसरे। अगर दो लोग मान लो बातें कर रहे हैं, है ना, तो दोनों ही मान लो कहें कि हम भी रेसिस्ट बातें करें, तुम भी रेसिस्ट बातें करो, तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हम दोनों एक ही कॉमन सिस्टम को बिलीव के फॉलो कर रहे हैं। तुम भी रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हो, हम भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना।
इस बात को आप समझ रहे हो ना। तो दूसरा जो तरीका हो गया देखने का इन सारे इन्फ्लुएंस को, वो ये हुआ कि आप डिस्कस कर रहे हो टाइप्स ऑफ थिंग्स को दैट में अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एवरेज पर्सन। कुछ ऐसी बात को आप दोनों लोग बैठ के बातें कर रहे हो जिसकी वजह से किसी एक व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो। इसमें ये हो सकता है कि एक इंसान की फैमिली को लेके, आपने फैमिली के बिलीफ को, फैमिली स्ट्रक्चर को लेके बात कर दी, लो भैया अब आप अफेक्ट हो सकते हो, मान लो आपको नहीं समझ में, आप बनाने लगे। कोई दूसरे फैक्टर्स ऐसे होते हैं पर्टिकुलरली एज लोग जब बड़े होने लगते हैं तो तुम देखते होगे आप लोग ये थोड़े इन्वॉल्व होने लगते हैं, बट दूसरे लोग जो हैं वो मतलब देखते हैं इस चीज़ को कैसे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताई कि सोशल इन्फ्लुएंस कितना होता है। तो अब आप कहेंगे कि मैम क्या इसके टाइप भी होते हैं? क्या टाइप्स भी हैं सोशल इन्फ्लुएंस के? जी हाँ, बिल्कुल है। सोशल इन्फ्लुएंस जनरली अगर हम कहें तो वो इन्फ्लुएंस या अफेक्ट हो रहा है दूसरे लोगों से। सोशल इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों से अफेक्ट होने वाला आपका बिहेवियर। लेकिन इसको लेके यहाँ पे साथियों बॉमस्टर एंड बुशमैन, ठीक है, 2010 में इन्होंने डिवाइड करा था इस सोशल इन्फ्लुएंस को दो मेजर फॉर्म में। कौन से दो मेजर फॉर्म थे जरा हम यहाँ पे आपको समझा दें। एक तो हम कहलाएंगे, जिसे हम कहेंगे नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, और एक हम कहेंगे जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इंफॉर्मेटिव। ठीक है, इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक हो गया नॉर्मेटिव और दूसरा हो गया इंफॉर्मेटिव। अब दो तरह के इन्फ्लुएंस में इन्होंने डिवाइड करा, दोनों को समझाते हैं। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ये रिलेटेड है किसी एक्ट ऑफ गोइंग अलोंग विद द क्राउड इन द एफर्ट टू बी लाइक्ड एंड टू बी एक्सेप्टेड। देखो कभी कभी क्या है कि व्यक्ति क्या करता है, वो झुंड के साथ या ग्रुप के साथ इसलिए चलता है ताकि उसकी सोच भले इससे मैच ना करती हो, लेकिन सपोर्ट और साथ इसलिए दे रहा है ताकि सब लोग इसको पसंद करें और इसको अपने ग्रुप का हिस्सा बना के रखें। ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, सोशल ग्रुप में आपको रहना है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आपको मेंटेन करने हैं। तो कभी कभी आपकी सोच बड़ी अलग भी है लेकिन तब भी आप अग्री कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हाँ ये लोग जो कह रहे हैं सही है, तो अग्री कर रहे हो आप कॉमन बिलीफ पे, वैल्यू पे, एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे। तो हायर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है और सर्वाइवल पॉसिबिलिटी है कि आप हाँ में हाँ मिलाओ। ये तो दुनिया की रीत है कि हाँ में हाँ मिलाते चलो तो देखो कैसे सब कुछ अच्छा रहेगा। जहाँ आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाया वहाँ दिक्कत शुरू। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस समझे क्या है। अब इसको लेके मैं आपको एक आर्श क्लासिक स्टडी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बहुत पुरानी है, 1955 की स्टडी है। इसने दिखाया पावरफुल इफेक्ट पड़ता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें क्या करा, पार्टिसिपेंट्स को जज करना था एक लाइन की लेंथ को। ठीक है, अब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। ए, बी और सी को मैच करना था पहली लाइन को। अब ऐसे मान लो लिखा तो पहली लाइन को मैच करना था। इन्होंने देखा कि लोग ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादातर जो आंसर दे रहा है उसी वाला आंसर हम भी दे दें, है ना। तो आर्च ने ये चीज़ समझी, आर्च ने क्या, जो भी कहते हैं, ऐश नाम है इनका। ऐश ने कंक्लूड करा कि लोग जो हैं वो रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे लेकिन इस ग्रुप से अलग नहीं जाएंगे। समझ रहे इस बात को। तो ये होता है लोगों के साथ में। आप समझे नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या है। दूसरी आती है इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में हम क्या करते हैं, क्राउड के साथ इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो हमसे ज़्यादा जानता है। समझ गए। अब यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज में कमी है, आपको लगता है कि भीड़ हमसे ज़्यादा जानती होगी। स्पेशली कब होता है, जब सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही, आपको क्लियर आइडिया नहीं है आपको करना क्या है, तो जो यहाँ पे ये लोग भीड़ जा रही है वहीं चलते हैं। अब यहाँ पे भी दो तरह की सिचुएशन आती है, देखिए गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन ऐसी इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस को प्रोड्यूस करती हैं। अब दो तरह की सिचुएशन क्या है, पहली तो है कि भैया सिचुएशन जो है वो एम्बिगुअस है, हमको पता ही नहीं है कि करना कैसे क्या है। ठीक है, जब लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है। और दूसरी आती है एक सिचुएशन जिसे हम लोग कहते हैं क्राइसिस सिचुएशन, मतलब जब लोगों के पास टाइम ही नहीं है सोचने का, इतनी जल्दी में सब काम करना है। हाँ, तो इस तरह की सिचुएशन में लोग फॉलो कर देते हैं दूसरे को क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या काम करना है। आप इस बात को समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, है ना, इसको हम थोड़ा समझते हैं। और ये फंक्शन को तो हम करते रहेंगे जीवन में। चलो अब ये फंक्शंस को आप इग्नोर कर देना। यहाँ पे एक हमने बस ये ले लिया है ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए।
ओके, अब हम यहाँ जानते हैं कि भैया क्या है, सिद्धांतों को समझते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। देखो भैया, सॉरी, सोशल इन्फ्लुएंस। देखो, लोग जो है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं सोशल इन्फ्लुएंस के, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसान की अंतरात्मा को, इंसान की मर्जी को समझाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। तो ये जो भी होता है वो इंसान समझ, बहुत सारे ऐसे में आपको देखोगे कि ऑब्वियस कुछ ऐसे तरीके हैं जो एडवाइजर्स या इन्फ्लुएंस एजेंट्स इसका उपयोग भी करते हैं हमारी ओपिनियन को बदलने में। ऐसा देखने नहीं हो, किसी चीज़ को देख के हमारी ओपिनियन तुरंत बदल जाती है। हालांकि जब हम प्रिपेयर नहीं होते इसको समझने के लिए, तब ये सारे प्रिंसिपल जो हैं वो जीतेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बहुत पार्ट है, अगर आपको किसी की इन्फ्लुएंस में आने से, किसी के तरीकों में आने से बचना है तो समझते हैं कि यहाँ पे जो बेस्ट मेथड है, अगर किसी के जाल में फंसने से रुकना है तो हम उसको समझते हैं। यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स हम आपको बताएंगे सोशल इन्फ्लुएंस के, गौर समझिएगा। सबसे पहले आता है रेसिप्रोसिटी। क्या है रेसिप्रोसिटी? देखिए, ये प्रिंसिपल बेस्ड है इस फैक्ट पे कि लोग जो हैं वो देते हैं वही चीज़ व्हाट अदर हैव गिवन टू देम। देखो, ये आपने सुना होगा ना, जैसा दोगे वैसा पाओगे, ठीक है ना। अगर सामने वाले ने हंसा आपसे तो आप हंस के मिलोगे, हाँ, समझ रहे हो ना। अगर सामने वाले ने आके 2 गाली बक दी तो आप पलट के गाली बकोगे। तो ये रेसिप्रोसिटी इस बात पे, ये प्रिंसिपल इस बात पे बेस्ड है कि पीपल गिव बैक व्हाट अदर हैज़ गिवन टू देम। समझ आई बात? पहला समझो। दूसरा ये समझो, कंसिस्टेंसी। अब ये प्रिंसिपल इज बेस्ड है डिजायर फ्रॉम पीपल टू बी कंसिस्टेंट विद देयर प्रीवियस एक्शंस, ओपिनियन एंड असर्शंस। मतलब कमिटमेंट आपने करी, तो हम ये देखते हैं कि लोग जिन्होंने कुछ चीज़ पहले से डिसाइड कर ली होगी, ठीक है, दे विल डू वट एवर दे कैन टू रिमेन द पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर उन्होंने सोच रखा है और वो पहले से वो काम करते आ रहे हैं, उनकी कोई ओपिनियन है, तो वैसा ही बिहेवियर वो आगे भी करते हैं। ये हमें देखने को मिला, ठीक है। तीसरा समझो आप, तीसरा कहता है सोशल प्रूफ। ये क्या होता है भैया? ये प्रिंसिपल दिखाता है कि लोग डिसाइड करते हैं वही चीज़ टू डू बाय लुकिंग एट व्हाट सिमिलर अदर्स हैव डन। भैया, लोग इसमें सोशल प्रूफ में क्या है, लोग अपना काम करने जा रहे हैं तो पहले देखते हैं कि दूसरों ने कैसा किया और उसी से मिलता जुलता करते हैं, है ना, कि लाओ हम जो है बेटर कर दें, है ना, कि मतलब ऐसा कर रहे हैं लेकिन वैसे ही जुलता जुलता उससे थोड़ा ठीक ठाक कर दें, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो काम करता है इवन बेटर एज पॉसिबल आर इन अ कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी पता है नहीं कैसे क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो लोग जो है वो इस तरीके से करते हैं। और अनसर्टेन लोग वो बहुत आसानी से ईजिली इस बात में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको पता नहीं है तो देखते हैं, आहा अच्छा ऐसे ऐसे करा, ठीक ठीक, हम एक काम करते हैं, हम भी ऐसे ही कुछ मिलता जुलता कर देते हैं, ठीक है ना। चौथी बात आती है लाइकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा। देखो, ये लाइकिंग इस बात पे बेस्ड है कि लोग उन चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिनको वो लाइक करते हैं। अब यहाँ पे आशिकी में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगर मान लो आप किसी को पसंद करते हो, प्रेस करते हो, तो वो जो कहता है वही चीज़ आप करने लगते हो। या इस तरह से समझो कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है, कोई इंसान पसंद हो, कोई सामान पसंद हो, कोई चीज़ भी, कुछ भी पसंद हो, तो आप उसकी कही चीज़ें या उसकी इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आते हो, अगर अट्रैक्ट हो जाते हो, अगर आपको सिमिलैरिटी लगती है, आप प्रेस करते हो किसी चीज़ को, कांटेक्ट में हो, एसोसिएशन का हिस्सा हो, तो उनके द्वारा कही गई चीज़ें या बिहेवियर्स आप इन्फ्लुएंस होने के लिए ज़्यादा जो है वो तत्पर रहते हो। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, बहुत सारे जो है कल्चर इंस्टीट्यूशन में कह दिया जाता है कि भैया ये आपको ऐसे ऐसे करना है, हमारे कल्चर में यही है, तो सारे के सारे जो है उसको मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है। लाइकिंग हो गया। अब अथॉरिटी की बात करते हैं। देखिए, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पावर है अथॉरिटी की, और ये आप मना नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म यहाँ देखो, पेरेंटल अथॉरिटी, माँ बाप ने कह दिया तो वो होगा। हाँ, अलग अलग फॉर्म में अथॉरिटी दिखती है, सच एज क्लोथ्स, टाइटल्स एंड इट सीम्स, ऑटोमोबाइल्स। अभी तो कुछ भी तरह से देखो, माँ बाप ने कह दिया नहीं, या किसी ने आपको गाइड करा और वो आपके ऊपर है, तो वो उस चीज़ का आप पे इन्फ्लुएंस जरूर पड़ेगा। और छठा और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी क्या है, देखो समझो। अगर रूल ऑफ स्कार्सिटी ये दिखाता है कि जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इच्छा में हैं और आपके पास नहीं हैं, ठीक है ना, मोर डिज़ायरेबल एज दे आर लेस एक्सेसिबल। अभी यहाँ पे समझो, आपकी इच्छा में है लेकिन आपके पास नहीं है, तो आपको उसके पाने की इच्छा बहुत होगी, इस बात को समझ लेना, ठीक है ना। अब ऐसे समझो कि
कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको ईजिली नहीं मिल सकते, है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना। कह दिया किसी ने ऐसे बोला, मान लो कोई फ़ोन लॉन्च करा या कुछ भी लॉन्च करा, उसमें लिख दिया लिमिटेड एडिशन। अब आपके दिमाग में भाई लिमिटेड एडिशन है, सबके लिए नहीं अवेलेबल है ना, तो भैया भागेंगे आप कहेंगे तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, तुरंत ये ले लो, या ये आप कहोगे लास्ट वीक ऑफ सेल, अरे इसके बाद सेल नहीं आएगी भी, तुरंत भागो। समझ लो ना, इमीडिएट आप पे इफेक्ट पड़ेगा स्कार्सिटी का। ये होती है स्कार्सिटी, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि मीनिंग ऑफ नॉर्म क्या है। आज तो पूरा कुछ ऐसे ही समझा दिया। मीनिंग ऑफ नॉर्म्स क्या है, देखो सोशल नॉर्म्स ये क्या होते हैं, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप किसी मान्यता को, किसी बिलीफ को मानता हो, उसके मेंबर्स जैसे मानते हों और उसी हिसाब से सभी लोग बिहेव करते हों, तो उसे हम सोशल नॉर्म कहेंगे। तो सोशलॉजिस्ट जो हैं वो नॉर्म्स को एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे मानते हैं, जिसके माध्यम से ये सोसाइटी का बिहेवियर गवर्न किया जाता है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने ये बात कही है कि ये ज़्यादा जनरल डेफिनेशन है, ये स्मॉलर ग्रुप ऑफ यूनिट को दिखाती है, जैसे कि किसी टीम को दिखाएगी, किसी ऑफिस को दिखाएगी, और हो सकता है कि कोई सेपरेट टीम है, सेपरेट ऑफिस या दूसरी चीज़ें अगर इसमें और या इनकी टीम या इनके ऑफिस में और चीज़ें इंक्लूड हो, जैसे सोशल या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो एक नॉर्म एक इंसान को रूल ऑफ थंब देता है कि किस तरह से ये व्यक्ति बिहेव करे। हालांकि एक रैशनल इंसान जो है, जो समझता है ये किस चीज़ से कितना मिला जुला के काम करनी पड़ेगी, मतलब जैसे रैशनल से समझो कि क्या इसकी इतनी वर्थ है, इतना मेरा पैसा लग रहा है तो क्या इतना ये सामान ले सकते हैं, तो ऐसा रैशनल कंपैरिजन जो वर्तन करता है वो सिर्फ अपने रूल के हिसाब से काम करता है। इफ़ इट इज़ ऑप्टिमल फॉर देम, अगर उसको सही लगता है कि ये बात सही है तो वैसे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने आपको मीनिंग ऑफ नॉर्म्स तक बताया। नेक्स्ट वाला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इतना लंबा चौड़ा तो आप छोड़ दीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे परसुएशन क्या है ना, क्योंकि इस वाले में थोड़ा कुछ नया पीपीटी में दिया हुआ है, तो मैं आपको ये नई वाली एडिशन पढ़ा रही हूँ, उस हिसाब से एक टॉपिक कवर करूँगी। तो परसुएशन से हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। आप ज्वाइन करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके कई सारी और पर्क्स भी इंजॉय कर सकते हैं। इन सारे सोशल मीडिया लिंक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप चैनल। आप मुझे फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम हो हर जगह पर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।